चैंपियंस लीग के 4 मैचेस खत्म हो चुके हैं राउंड ऑफ 16 के। और थोड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स तो हमें देखने को मिले ही हैं। मतलब पहले गैलातासराय वर्सेस लिवरपूल की बात करो तो देन बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल काइंड ऑफ सरप्राइज है, ऑल्दो रिजल्ट टोटली अनएक्सपेक्टेड नहीं है। सेम स्पर्स वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड 5-2 टोटली इतनी बड़ी मार्जिन टोटली अनएक्सपेक्टेड ही था। और बात करें चौथा जो मैच था बायर्न म्यूनिख वर्सेस अटलांटा, ये तो बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैच था। और देखो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख वाला मैच मैंने देखा भी नहीं है। क्योंकि देखो लॉजिक सिंपल है, क्योंकि अटलांटा वर्सेस बायर्न म्यूनिख का गेम सबको पता था बहुत वन साइडेड होगा। सबने इसलिए दूसरे मैचेस देखना प्रेफर किया, बार्सा वर्सेस न्यूकासल या फिर एथलेटिको वर्सेस स्पर्स, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हुए भी है गेम। पहले बात कर लेते हैं, अपने घर की बात कर ही लेते हैं। देखो एक ही बात बोलूंगा, न्यूकासल डिजर्व्ड 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स तो इधर होते नहीं, खैर न्यूकासल डिजर्व्स टू विन द गेम बट दे कुड नॉट, दैट्स हाउ इट फुटबॉल वर्क्स। बार्सिलोना ने इतना घटिया गेम खेला, मतलब बहुत ही खराब फुटबॉल। देखो बार्सिलोना का 2 प्ले स्टाइल होता है। एक तो जो बायर्न वाला गेम खेला था लास्ट सीजन, आप लोगों को याद है, बार्सिलोना हमेशा पोजीशन रखती है, बट उस टाइम बायर्न एक ऐसी टीम थी जो बार्सिलोना से भी ज्यादा पोजीशन रखना पसंद करती है। तो बार्सिलोना ने उस गेम में क्या किया, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल थोड़ा खेला और लास्ट के सेकेंड हाफ पे उन्होंने पोजीशन अपने ऊपर होल्ड किया। 2 तरीके के गेम हो सकते थे बार्सिलोना के लिए, स्पेशली जब न्यूकासल खुद काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलती है तो बार्सिलोना को क्रूज कंट्रोल चाहिए था पिच के ऊपर, जो कि बार्सिलोना नहीं कर पाई सरप्राइजिंगली। या फिर जो भी बोलो, बार्सिलोना के पास मिडफील्ड देखो, फ्रैंकी डोंग को बहुत ज़्यादा मिस किया हमने। पेड्री ने बहुत बढ़िया खेला। देखो मेरे ओपिनियन में ना, आप लोग मुझसे एग्री करो ना करो, आई डोंट नो, बट आई थिंक कि कसाडो इज ए बेटर प्लेयर देन मार्क बर्नाल व्हेन यू वांट्स कंट्रोल इन द गेम। मार्क कसाडो का वन टच पासिंग बहुत तगड़ा है, बंदा प्रेशर नहीं लेता, अपने ऊपर बॉल होल्ड नहीं करता, उसको पास रिसीव करता है, तुरंत ही पास रिलीज कर देता है और मिस पास बिल्कुल नहीं करता, जो कि काइंड ऑफ मार्क बर्नाल नहीं करता। मार्क बर्नाल की क्वालिटी बहुत ऊपर की है, लेकिन दूसरी क्वालिटी है, ये ट्रेड नहीं है मार्क बर्नाल के अंदर। आई थिंक कि कसाडो को अगर कल खिलाते तो हम शायद से मिडफील्ड को और बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाते। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो भी हो, देखो न्यूकासल की तारीफ बनती है। जोएलिंगटन ने जिस तरीके से गेम खेला, बहुत बहुत तगड़ा। मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था न्यूकासल ने जो प्रेसिंग स्टार्ट की थी मैन टू मैन, आई थॉट कि मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये प्रेसिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि मतलब इतनी ज़्यादा फिजिकलिटी आप थ्रू आउट द 90 मिनट्स मैच नहीं कर पाते हो, विच इज़ प्रीटी वैलिड। बट न्यूकासल सरप्राइजिंगली पूरे 90 मिनट कॉन्स्टेंटली बारसा को मैन टू मैन प्रेसिंग किया, उन्होंने बरकरार रखा इस चीज को। और बार्सिलोना को मतलब मैच में 5 मिनट के लिए भी ग्रो करने नहीं दिया। हाँ, बार्सिलोना के पास मूवमेंट्स थे, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स थे, बट बार्सिलोना को ऐसे 10-15 मिनट लगातार कोई अच्छा मूवमेंट दिया ही नहीं न्यूकासल ने कि हाँ बार्सिलोना डेंजरस लग रही है। 10-15 मिनट से बार्सिलोना कॉन्स्टेंट थ्रेट बन रही है न्यूकासल के लिए, ऐसा इस पूरे गेम में पूरे 90 मिनट पे हुआ ही नहीं। तो इसका क्रेडिट तो न्यूकासल को जाता है, एडी हाउ को भी जाता है। और सरप्राइजिंगली उन्होंने गॉर्डन को स्टार्ट नहीं किया। आई थिंक गॉर्डन को स्टार्ट करते तो शायद से एक और गोल उनका आ सकता था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि फिनिशिंग में लैक किए न्यूकासल के पास बहुत सारे चांसेस थे। देखो एक्सजी वगैरह आप स्टैट्स चेक करोगे तो एक्सजी सेम ही दिखेगा, क्योंकि बार्सिलोना का पेनल्टी था और पेनल्टी में एक्सजी तो बहुत ज़्यादा हाई होता ही है, तो सिंपली एक्सजी वगैरह देख के आप जज नहीं कर सकते। बट अब न्यूकासल के पास इमेंस अमाउंट ऑफ चांसेस थे। जो गोल भी उन्होंने स्कोर किया, देखो आई थिंक कि वहाँ पे हम आरोह को ब्लेम कर ही रहे हैं, आरोह की मिस्टेक है। फिर भी देखो बार्सिलोना के बॉक्स में जितने प्लेयर्स थे हमारे, रफीनिया, कुबार्सी, कैंसेलो, सबको डिफेंड करना चाहिए था उस क्रॉस को। इवन जॉन गार्सिया ने मिसजज किया उस क्रॉस को, और जो कि गोल हो भी गया। आई थिंक ब्लेम करो आरोह को, ठीक है, बट सोलली ब्लेम उस आरोह के ऊपर नहीं जाता, हमारे जो दूसरे प्लेयर्स बॉक्स के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर भी जाता है। तो लेकिन बाय द वे मैं एक चीज बार्सिलोना की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से दूसरे डिफेंडर्स, आरोह की तो मैंने बात कर ली है, कुबार्सी या फिर जिरार्ड मार्टिन सरप्राइजिंगली
क्रेजी गेम खेला उसने। देन जाओ कैंसेलो, कैंसेलो देखो वी ऑल नो कैंसेलो अटैकिंगली बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बट डिफेंसिवली वो उतना ही कमज़ोर है। बट कल के गेम में कैंसेलो ने जेन्युइनली अच्छा गेम खेला, मतलब ठीक ठाक काम चलाने लायक जो गेम होता है बाल्टे के अवेलेबिलिटी पे, वो उसने किया है वो काम। बहुत सारे ब्लॉक्स किया उसने, क्लियरेंस भी किया, स्लाइडिंग टैकल्स भी किए बहुत सारे। मतलब कैंसेलो के इस गेम से मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट वी नेवर नो कैंसेलो कब एक हॉरिबल मिस्टेक्स करते, जो कि वो उसने जब उसका फर्स्ट टेन्योर था बार्सिलोना में उसने किए थे ऐसे मिस्टेक्स। आई होप ऐसी चीज़ें ना हो। बाय द वे कैंसेलो का गेम बढ़िया लगा। मिडफील्ड में देखो, मिडफील्ड या फिर फ्रंट लाइन हमारे किसी भी प्लेयर का गेम इतना इंप्रेसिव नहीं था। बस 4-5 प्लेयर की मैं बात कर सकता हूँ, इंटायर बैक लाइन प्लस जॉन गार्सिया एंड पेड्री। इसके अलावा सभी प्लेयर्स की गेम खराब ही गए थे। और आई फील लाइक कि ओल्मो अगर इस गेम को स्टार्ट करता तो हम शायद से बेटर खेल सकते हैं। देखो ऑब्वियसली जब गेम खत्म होता है, जब कोई बंदा स्टार्ट नहीं करता और हम बाद में बोल देते हैं कि ये बंदा अगर स्टार्ट करता तो शायद से गेम अच्छे अलग जाता। कासाडो के लिए भी सेम बोला मैंने। हाँ, ओल्मो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओल्मो और फर्मिन में डिफरेंस ये है कि फर्मिन एक कांस्टेंट थ्रेट है अटैकिंगली ओपोनेंट के लिए, और ओल्मो क्या होता है आपके टीम में कंट्रोल लाता है, वो पोजीशन इतने अच्छे से लूज नहीं करता। फर्मिन क्या होता है, केओस लाता है, वो शॉट्स लेता है, वो राइट टाइम पे बॉक्स में मौजूद रहता है गोल्स वगैरह स्कोर करने के लिए, जो कि ओल्मो उतना बेहतर नहीं है। शायद से ओल्मो होता तो हम मिडफील्ड को और बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते थे। व्हाटएवर, ओल्मो देखो, ओल्मो की एक तारीफ करना चाहूंगा, जो बॉडी फेंट उसने दिखाई है पेनल्टी बॉक्स में, मतलब आप उसमें ब्लेम नहीं कर सकते डिफेंडर को। डिफेंडर उधर फाउल कमिट कर ही देगा, क्योंकि ओल्मो की बॉडी फेंट ही इतनी तगड़ी है, मतलब मजबूर कर देता है डिफेंडर्स को उधर फाउल कमिट करने के लिए। व्हाटएवर, देखो ओवरऑल इस मैच की बात करूंगा तो बार्सिलोना ने ही इस मैच को पॉजिटिव नोट पे फिनिश किया है, क्योंकि होम गेम कैंप नो पे है और कैंप नो पे बार्सिलोना ने लास्ट 11-12 गेम से अनडिफीटेड है बाय द वे। तो मोमेंटम भी बार्सिलोना के पास जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस गेम से कुछ ना कुछ तो लेके गए, मतलब कुछ खोया नहीं है इसका आप बोल सकते हो। और न्यूकासल के होम पे भी था, उनके होम पे जो क्राउड होता है दैट वाज रियली इंप्रेसिव। तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना इस रिजल्ट से ज़्यादा खुश हो गया न्यूकासल, क्योंकि उन्होंने खेला ही इतना बढ़िया था और उनको रिजल्ट मिला भी नहीं है। खैर, दूसरे गेम्स की बात करें तो स्पर्स वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड व्हिच वाज ए हॉरिबल गेम टू वॉच, क्योंकि पहले ही 25 मिनट के अंदर अगर स्पर्स 4 गोल खा ले, एथलेटिको मैड्रिड जैसी टीम, डिफेंसिव टीम 4 गोल मारते हो, हमने भी खाए थे फर्स्ट हाफ पे। खैर वो चीज़ अलग बात है, उसके ऊपर नहीं जा रहे तो ही अच्छा है। देखो जिस तरीके की गोल स्कोर किया एथलेटिको मैड्रिड ने, मतलब जो कॉन्सीड किया स्पर्स ने बहुत बहुत ज़्यादा घटिया थे। पहली बात तो इगोर टूडोर के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर्स को मैनेज किया, स्पेशली गोलकीपर को। आई फॉरगॉट हिज नेम बाय द वे। देखो आपने उसको, वो टोटली अनएक्सपीरियंस्ड गोलकीपर है, उसको आपने स्टार्ट करवाया, ट्रस्ट दिखाया, और उसने मिस्टेक्स किया, आई गेट इट, उसने मिस्टेक्स किया, 2 मिस्टेक्स आप बोल सकते हो, 2 मिस्टेक किया जो कि स्लिप थे। आप बेसिकली देखो ना, ऑन फील्ड प्लेयर्स, वैन भी स्लिप हो रहा था सेम टर्फ के अंदर से पिच के ऊपर, ग्रीजमैन स्लिप हो रहा था, तो गोलकीपर भी स्लिप हो रहा था। चीज़ क्या है कि ऑन फील्ड के प्लेयर्स जब स्लिप होते हैं तो हम कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उधर जब गलती होती है तो कुछ भुगतना नहीं पड़ता उसको। हाँ बाय द वे, गोल स्कोर करने से आप रुक जाते हो या फिर बॉल ऑपोजिशन जीत लेते, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन जब गोलकीपर ऐसे स्लिप होता है गोलकीपर, तो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ही होते हैं, मतलब भुगतना पड़ता है, आपकी टीम को गोल कंसीड हो जाता है। फिर वही चीज़ हुआ। आई फील लाइक इगोर टूडोर को उधर थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए था, थोड़ा और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी कि देखो पहली स्टार्ट है, वो 22 साल का ही लड़का है, मैं खुद 22 साल का हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब अब सोचो उस बंदे का मतलब उसने डेब्यू किया चैंपियंस लीग में, उसको 15वें मिनट पे उसने 2 मिस्टेक्स के 15 मिनट पे उसको सब आउट कर दिया गया। मेरे से सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था। आप उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको आप थोड़ा बातचीत करो, उसको 2-3 मिनट उससे मोटिवेट करो, बट सब आउट करना वाज ए मिस्टेक इन माय ओपिनियन। ऐसे आप प्लेयर्स की जो कॉन्फिडेंस होती है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी, तो वो तो खराब ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आई फील लाइक ये चीज़, आई होप कि वो प्लेयर बाउंस बैक करे, क्योंकि देखो इतने सालों की मेहनत आप एक ही मैच में, डेब्यू मैच में खराब हो जाता है, इसके लिए आपका करियर ख़त्म नहीं होना चाहिए, बाउंस बैक करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए।
खैर आई फील लाइक स्पर्स वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड वाला टाई तो ओवर है, देखो 5-2। और बाकी दूसरे गोल्स की बात करें तो देखो अल्वारेज वाला जो सेकंड गोल था दैट वाज रियली इंप्रेसिव। अल्वारेज वाला सेकंड गोल मुझे अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया का जो गेम था वर्ल्ड कप में उसी गेम की याद दिलाता है, जो हाफ वे लाइन से बंदे ने काउंटर अटैक स्टार्ट किया और काउंटर अटैक से गोल भी मारा खुद ने। बहुत बहुत बेहतरीन गोल था अल्वारेज का, और बाद में सोलंकी का गोल भी बहुत ही बेहतरीन था। और देखो स्पर्स के लिए खेलने को अब कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। स्पर्स को अभी प्रीमियर लीग में प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अब चैंपियंस लीग जीत तो नहीं रहे, इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ। स्पर्स चैंपियंस लीग तो नहीं जीत रहे हैं, तो उनको प्रीमियर लीग में एटलीस्ट बने तो रहना पड़ेगा। देखो आप इतनी बड़ी क्लब, इतना बड़ा स्टेडियम, इतना पैसा, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, रेलीगेशन तो भाई बहुत सेमफुल चीज हो जाएगी स्पर्स के लिए। आई फील लाइक कैसे भी करके आपको रेलीगेशन रोकना ही पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पूरा फोकस प्रीमियर लीग पे दीजिए, हर एक प्लेयर को 100% देना पड़ेगा प्रीमियर लीग के सारे गेम्स पे, तभी शायद कुछ हो सकता है स्पर्स के लिए। बाय द वे बात करते हैं गैलातासराय वर्सेस लिवरपूल से। ये गेम भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा, बाद में हाइलाइट्स वगैरह देखा। देखो गैलातासराय का होम था, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, आप सबको पता है गैलातासराय किस तरीके का स्टेडियम है। देखो 1-0 की विक्ट्री है गैलातासराय की, बट आई थिंक देखो एनफील्ड पे लिवरपूल कर जाएगी। हो ना हो कहीं पे भी वो बात आ जाती है ना, एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है स्क्वाड में। कहाँ फ्लोरियन विच 150 मिलियन का प्लेयर, कहाँ एकीटी के 100 मिलियन का स्ट्राइकर, ओसीमैन वगैरह है, ठीक है, बट स्क्वाड में ओवरऑल डिफेंस बहुत ज़्यादा है सेम। और होम पे होने वाला है एनफील्ड पे, तो आई थिंक लिवरपूल कर जाएगी सेकेंड लेग पे। मुझे तो लगता है स्पर्स का ही बस, इंग्लिश क्लब्स में से स्पर्स और न्यूकैसल का भी मुझे लगता है कि बार्सिलोना कर जानी चाहिए। देखो बार्सिलोना ऑनेस्टली बार्सिलोना के होम पे होने वाला है। फ्रैंकी डियोंग प्रॉब्ली आ जाए वापस, मुझे नहीं पता फ्रैंकी डियोंग कब आ रहा है, गावी एटलीस्ट आ जाएगा तब तक। तो आई फील लाइक कि बार्सिलोना को करना चाहिए, जीतना चाहिए, अपने होम पे गेम होने वाला है। तो देखते हैं, आज तो और भी बड़े बड़े गेम्स है, लाइक सिटी वर्सेस मैड्रिड, द गेम टू वॉच। मेरा प्रेडिक्शन यही है कि देखो कितना भी आप एज दे दो, मैड्रिड की होम है, कुछ भी कर लो आप, बट जो प्लेयर्स इंजर्ड है, जो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है मैड्रिड के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप मतलब कैसे कम्पीट करोगे? सिटी के पास हालैंड भी बैक आ चुका है, मतलब उनका सिटी का कहाँ, मतलब हालैंड, डोकू, इन सब प्लेयर्स के सामने आपकी ट्रेंट डिफेंसिवली वीक है ये, और करेरास भी आई थिंक बाहर है, सेंटर बैक्स भी मेजोरिटी बाहर है, किलियन एम्बापे बाहर है, जूनियर विनीसियस जूनियर भी बाहर है। तो मतलब इस गेम में मुझे तो बहुत हार्ड चांस लग रहा है मैड्रिड के लिए। मुझे नहीं लगता मैड्रिड इस गेम में कुछ कर पाएगी।